हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा प्रो। हमने पीछे एनसीपीसीआर एक्ट के बारे में पढ़ा था। एनसीपीसीआर एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। आज हम इसी का रूल पढ़ेंगे, एनसीपीसीआर रूल। हम एक्ट और रूल के बीच का पहले डिफरेंस जानेंगे कि एक्ट क्या होता है, रूल क्यों बनाने पड़ते हैं। ठीक है, ये चीज। क्लास शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, परीक्षा प्रो ऐप और वेबसाइट पे यूपीएससी ने जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का जो नोटिफिकेशन निकला है, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का जो दिल्ली गवर्नमेंट के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का जो नोटिफिकेशन निकाला है, जो एडवर्टाइजमेंट निकाला है, उसका बैच परीक्षा प्रो ऐप पे शुरू हो गया है, जिसमें सारे सर्विस रूल, पेडागोजी, तमाम एक्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें कवर की जाएगी। ठीक है, बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ाया जा रहा है, प्रीवियस ईयर के पेपर की स्टडी करते हुए और उसके लेवल, क्योंकि यूपीएससी पिछला एग्जाम 2021 में हुआ था, अभी हम 2026 में। टाइम के हिसाब से यूपीएससी डेफिनेटली पिछली बार से पेपर को टफ करेगा, तो उस हिसाब से चीजों को डिटेल में पढ़ना जरूरी है, ताकि जो भी क्वेश्चन आए मैक्सिमम क्वेश्चन बनाए जा सके। इसीलिए परीक्षा प्रो की टीम डिटेल में चीजों को पढ़ा रही। हमने अभी एनसीपीसीआर एक्ट पढ़ा, एकदम डिटेल में एक एक प्रोविजन को पढ़ा। आज हम एनसीपीसीआर रूल पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आरटीई एक्ट, आरटीई रूल पढ़ेंगे। ऐसे तमाम एक्ट, रूल और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और भी जो भी पेडागोजी वगैरह के टॉपिक है, सर्विस रूल बहुत डिटेल में कवर किया जा रहा है। तो जो लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो परीक्षा प्रो ऐप पे जा सकते हैं। वहां पे एक अपग्रेड बैच नाम से एक बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें जो भी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम देना चाहते हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेरी हो या किसी भी असिस्टेंस के लिए वो इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। काफी लोगों ने बैच ज्वाइन कर लिया है, कोर्स भी काफी हद तक डेली वीडियोज अपलोड हो रहे हैं, बहुत सारे वीडियोज अपलोड भी हो चुके हैं। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो टाइमली ज्वाइन कर ले, ताकि टाइम रहते ही उनका जो है कि प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि एग्जाम की डेट भी नवंबर की दे दी गई है। कोशिश ये है कि सितंबर तक पूरा बैच कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि लोगों को टाइम मिल जाए सफिशिएंटली वो रिवीजन कर सके। ठीक है, ये चीज। तो जो लोग अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किए हैं वो बैच ज्वाइन कर ले, ताकि उनकी कंप्लीट एक तरीके से प्रिपरेशन हो सके। अब हम आते हैं कि जब हमने पिछली क्लास में एनसीपीसीआर एक्ट पढ़ लिया, तो अभी एनसीपीसीआर रूल पढ़ने की जरूरत क्या है, एक्ट और रूल क्यों बनते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में, पहले ये जानना जरूरी होता है। इसके लिए पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। भारत सरकार को जब कोई कानून बनाना होता है तो सबसे पहले क्या होता है, पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले एक बिल लाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। बिल जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस से जब वो पास हो जाता है, तो इसके बाद क्या होता है, वो प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है इसके साइन करने के लिए। और जब प्रेसिडेंट से ये साइन हो जाता है, तो यही बिल अब क्या होता है, एक्ट कहलाने लगता है। तो जब तक पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से और प्रेसिडेंट की सहमति नहीं मिल जाती, वो जो है वो बिल कहलाता है, और जैसे ही प्रेसिडेंट से वो साइन हो जाता है वो एक्ट कहलाने लगता है। एक्ट जो होता है, इसमें उस एक्ट में बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, मोटा मोटा क्या क्या गवर्नमेंट करना चाह रही, क्या पार्लियामेंट करना चाह रही, उसके बारे में होता है। इन प्रिंसिपल्स को लागू करने के प्रोसीजर, डिटेल्ड प्रोसीजर इसमें नहीं होते हैं एक्ट में, क्योंकि अगर डिटेल प्रोसीजर उसमें डाल दिया जाएगा तो एक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जो एक्ट है उसको लागू करने के लिए, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसका फिर क्या होता है, इसका रूल बनाया जाता है। और ये रूल जब बन जाता है, ये बनाने का काम किसका होता है, रूल बनाने का काम पार्लियामेंट का नहीं होता है। पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया, रूल बनाने का काम भारत सरकार का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वो वही मिनिस्ट्री बनाएगी जिस मिनिस्ट्री का ये बिल रहा हो। जैसे आपने अभी न्यूज में देखा होगा, जो एग्जाम पैटर्न के रिफॉर्म को लेके बिल आया, ठीक है, डीओपीटी के मिनिस्टर ने वो बिल जो है कि पेश किया था। ठीक है, तो वो उन्होंने पेश किया, वो एक्ट
पार्लियामेंट से अप्रूव भी हो गया, प्रेसिडेंट से साइन भी हो गए, तो वो एक्ट बन गया। अब उस एक्ट को लागू करने के लिए क्या होता है, डिटेल्ड रूल बनेंगे और कुछ दिन के बाद देखेंगे तो गवर्नमेंट उस रूल को गजट में नोटिफिकेशन भी डालेगी। तो एक तो क्या होता है, एक्ट में जो प्रोविजन है उनको लागू करने के लिए डिटेल्ड प्रोसीजर जो है कि बनाए जाते हैं, जो रूल के फॉर्म में होते हैं। साथ ही साथ जब कोई एक्ट पास करता है पार्लियामेंट, तो अगर इसमें किसी तरीके के अमेंडमेंट की जरूरत अगर पड़ेगी तो दोबारा पार्लियामेंट के पास जाना पड़ता है, क्योंकि पार्लियामेंट ने ही इसको पास किया हुआ है। तो जो मेजर प्रोविजन है, पार्लियामेंट उन सारे सेक्शंस पे तो अपना कंट्रोल रखता है कि इनको अगर आप चेंज करना चाहोगे तो पार्लियामेंट की अप्रूवल लगेगी, लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रोसीजरल या बहुत ही माइनर सी चीजें ऐसी होती है, उनमें अमेंडमेंट करने की पावर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देती है और कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना करके इसमें अमेंडमेंट कर सकता है। हमने जब एनसीपीसीआर एक्ट पढ़ा था तो वहां पढ़ते समय हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर चेयरमैन और मेंबर का टर्म कितना होगा, सर्विस कंडीशन क्या होगी, सैलरी क्या होगा, क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी, वो कैसे काम करेंगे, उनकी क्या पावर होगी, इन सब चीजों का जिक्र एक्ट में नहीं था। एक्ट में बस एक लाइन लिख दिया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना करके उनको जो भी उनका टर्म डिफाइन करना होगा, टेन्योर डिफाइन कर देगी, उनकी सर्विस कंडीशन डिफाइन कर देगी, उनकी सैलरी डिफाइन कर देगी। इतना लिख करके पार्लियामेंट ने बात खत्म कर दी। ठीक है, अब जो पार्लियामेंट ने एक्ट में लिखा था कि इन चीजों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना करके उसे इंप्लीमेंट कर सकती है, उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए ये जो है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीपीसीआर रूल। तो पार्लियामेंट ने जो एनसीपीसीआर एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को जिन जिन क्लॉजेज के रूल बनाने की पावर दी है, वही रूल ये जो है कि हम पढ़ने जा रहे हैं। जो रूल बनाए गए उस रूल में क्या प्रोविजन है, वही चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है और रूल क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज रूल कभी भी पार्लियामेंट के द्वारा नहीं बनाया जाता है। ये नोडल मिनिस्ट्री, जो कंसर्न नोडल मिनिस्ट्री होगी जिसको कि वो एक्ट लागू करना है, वही उसका जो है कि रूल बनाएगी। जैसे मैंने बताया था नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट का नोडल मिनिस्ट्री मैंने बताया था कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसी मिनिस्ट्री ने ये रूल बनाया। ठीक है, और गजट में 31 जुलाई 2006 को इसने नोटिफाई कर दिया। ठीक है, तो इस रूल का नाम क्या है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट रूल 2006। ध्यान रखिएगा, ये रूल है, एक्ट नहीं। ठीक है, और ये 31 जुलाई 2006 को गजट में नोटिफाई हो गया। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे ना तो बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो हम ऑलरेडी एक्ट में पढ़ चुके हैं, तो उन चीजों को हम रिपीट नहीं करेंगे। जो एडिशनल चीजें हैं हम केवल वही पढ़ेंगे। और आप क्या करिएगा कि दोनों वीडियो को मिला करके चीजें पढ़ लेंगे, एक सवाल भी अगर जो है कि आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, सबसे पहली बात, जो चेयरमैन और मेंबर के अपॉइंटमेंट का जो है कि बारे में एक्ट में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि किस किस एरिया के होने चाहिए, कौन अपॉइंट करेगा, कमिटी की रिकमेंडेशन पे अपॉइंट करेंगे, कमिटी कौन हेड करेगा, ये सारा चीज पढ़ा था। ज्यादातर डिटेलिंग एक्ट में दी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाकर एक चीज और ऐड कर दिया उसमें, उसने कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर उसकी पूरी सर्विस में, पूरी लाइफ में अगर उसने किसी ह्यूमन राइट का वायलेशन किया है या किसी चाइल्ड राइट का वायलेशन किया है, तो ऐसे पर्सन को एनसीपीसीआर के ना तो मेंबर की पोस्ट पे अपॉइंट किया जा सकता है और ना ही चेयरमैन की पोस्ट। तो एक्ट में जितनी कंडीशंस दी हुई है उनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और ऐड कर दिया कि जब आप चिल्ड्रन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने जा रहे हो तो आपको उस राइट्स के प्रति सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। वो उनका राइट्स की सेंसिटिविटी आपकी लाइफ में दिखना चाहिए। और अगर कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में ह्यूमन राइट का वायलेशन किया होगा, चाइल्ड राइट का वायलेशन किया होगा, तो वो कैसे चाइल्ड के राइट को प्रोटेक्ट कर पाएगा। इसीलिए इस रूल में गवर्नमेंट ने रख दिया कि जिसको भी चेयरमैन या मेंबर अपॉइंट करना है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने अपनी पूरी लाइफ में किसी भी ह्यूमन राइट या चाइल्ड राइट का वायलेशन किया हुआ है, ऐसे व्यक्ति को न तो एनसीपीसीआर का चेयरमैन बनाया जा सकता है और न ही मेंबर बनाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज। मेंबर सेक्रेटरी के बारे में भी हमने पढ़ा था डिटेल में। कुछ बातें यहाँ पे जो है हमने पढ़ा था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये अपॉइंट होते हैं, ये बात एक्ट में लिखी थी, लेकिन इनका मिनिमम टेन्योर क्या होगा ये एक्ट में नहीं लिखा था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया था।
ठीक है, तो ये रूल में लिख दिया गया कि इनका मिनिमम टेन्योर 3 साल का होगा। आपको अगर याद होगा, चेयरमैन और मेंबर का भी हमने पढ़ा था कि उनका मैक्सिमम टेन्योर 3 साल का होता है और 2 टेन्योर मैक्सिमम वो कर सकते हैं। इनका मिनिमम टेन्योर 3 साल का होगा। ठीक है, ये चीज। अगला, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ मेंबर सेक्रेटरी। ये चीज एक्ट में नहीं था, इसीलिए इसको रूल में डिटेल में बात की गई है। सबसे पहले जो कमीशन है, एनसीपीसीआर, एनसीपीसीआर जो कमीशन है, वो टाइम टू टाइम अपनी जो मीटिंग करके जो डिसीजन लेगा उसको एग्जीक्यूट करने का, उसको इंप्लीमेंट करने का काम मेंबर सेक्रेटरी का। एक तरीके से कह सकते हैं कि एनसीपीसीआर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, उसको जमीन पे एग्जीक्यूट कराने का काम मेंबर सेक्रेटरी का होता है। ठीक है, तो जो भी डिसीजन कमीशन के द्वारा लिया जाएगा वो इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी, उसको एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी मेंबर सेक्रेटरी की होती है। ठीक है, ये चीज। एक बात और हमने पढ़ी थी कि जो एनसीपीसीआर है, जो कमीशन है, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है वो सब मेंबर सेक्रेटरी को ही हैंडल करने होते हैं और साथ ही साथ डे टू डे उनका जो मैनेजमेंट है ऑफिस का वो भी इन्हीं को हैंडल करना पड़ता है। कमीशन की टाइमली मीटिंग हो, ये मीटिंग कराने की जिम्मेदारी भी मेंबर सेक्रेटरी की होती है। हमने एक्ट में पढ़ा भी था कि 2 मीटिंग के बीच 3 महीने से ज्यादा का गैप भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज। एक चीज और ध्यान रखना है कि कमीशन की जब मीटिंग हो तो कोरम पूरा होना चाहिए और ये इस बात को इंश्योर करने की जिम्मेदारी जो है मेंबर सेक्रेटरी की होती है। कोरम क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। जब कोई मीटिंग होती है तो सबसे पहले उस मीटिंग का एजेंडा डिसाइड होता है। एजेंडा माने किस 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 मुद्दे पे बात की जाएगी। ठीक है, तो ये एजेंडा प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी भी मेंबर सेक्रेटरी की होती है। ठीक है, कमीशन जब अपना मीटिंग करेगा तो मीटिंग के दौरान वो बहुत सारे रिकॉर्ड मांग सकता है चेक करने के लिए, देखने के लिए। ठीक है, वो रिकॉर्ड भी अवेलेबल कराने की जिम्मेदारी मेंबर सेक्रेटरी की। ठीक है, एक चीज जो इंपॉर्टेंस है, हमने यहां पे पढ़ा कि मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, ये प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी मेंबर सेक्रेटरी की। केवल प्रिपेयर ही नहीं करेगा, मीटिंग किस दिन है उससे कम 2 वर्किंग डेज पहले सारे मेंबर को सर्कुलेट भी उसे करना। क्योंकि डायरेक्ट अगर वो मीटिंग में वो एजेंडा की कॉपी उनको दी जाएगी तो वो मेंबर उसकी स्टडी कब करेंगे। इसीलिए मीटिंग जिस दिन हो उसके कम से कम 2 वर्किंग डेज पहले, ध्यान रखिएगा 2 डेज नहीं है, 2 क्लियर वर्किंग डेज। ठीक है, 2 क्लियर वर्किंग डेज पहले उन्हें एजेंडा मिल जाना चाहिए ताकि वो उसकी अच्छे से स्टडी कर लें, ताकि मीटिंग में अच्छे से डिस्कशन हो और अच्छे से उसका डिसीजन भी होना चाहिए। ठीक है, ये चीज। मीटिंग के बाद जो मिनट्स बनते हैं वो भी मेंबर सेक्रेटरी के द्वारा ही बनेगा और साथ ही साथ जो एक्शन टेकन नोट है वो भी मेंबर सेक्रेटरी के द्वारा बना करके जो है कि कमीशन के सामने रखा जाता है। अब ये एक्शन टेकन नोट क्या होता है? कमेटी जो अपनी मीटिंग करती है तो मीटिंग में वो कुछ डिसीजन ली रहेगी। अब मैंने बताया इन डिसीजन को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी है? मेंबर सेक्रेटरी की। कमेटी की जब अगली मीटिंग होगी तो उसने पिछली मीटिंग में क्या क्या डिसीजन लिए थे, उस पर क्या एक्शन हुआ, ये तो जानना चाहेगी ना। कि ऐसा ना हो कि पता लगे वो एक्शन पे एक्शन डिसीजन लिए जा रहे हैं, उस पर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। इसीलिए कमीशन की जब भी कोई मीटिंग होगी तो प्रीवियस मीटिंग में उसने क्या क्या डायरेक्शन दिए थे, उस पर क्या क्या एक्शन हुए, कौन से एक्शन नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, ये सारी चीजें जो है कमीशन के सामने फिर से डिस्कस होगा। तो वो एक्शन टेकन नोट बनाने की जिम्मेदारी भी मेंबर सेक्रेटरी की ही है। क्यों? क्योंकि कमीशन का डिसीजन इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी मेंबर सेक्रेटरी की होती है। ठीक है, ये चीज। साथ ही साथ जो कमीशन कैसे चलेगा, उसका प्रोसीजर फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये भी मेंबर सेक्रेटरी के द्वारा ही होता है। मैंने एक चीज और बताई थी कि एनसीपीसीआर की नोडल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। अब जो रेगुलर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, फाइनेंशियल जो है कि चीजें हैं, वो सब मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको कराने का काम भी मेंबर सेक्रेटरी का ही होता है। जैसे रिलीज ऑफ ग्रांट, मैंने बताया था कि जो कमीशन है वो ग्रांट से चलता है और ग्रांट कहां से मिलता है उसको? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से। तो टाइमली ग्रांट का पैसा आ जाए, ये मेंबर सेक्रेटरी की जिम्मेदारी। दूसरा, क्रिएशन ऑफ पोस्ट, कमीशन में किसी तरह के पोस्ट क्रिएट कराना है तो वो क्या होगा? मिनिस्ट्री के थ्रू ही होगा, मिनिस्ट्री से टेकअप करना है। जो पे स्केल में रिवीजन किसी तरीके का कराना है, ठीक है, स्टाफ के लिए व्हीकल वगैरह की खरीदारी करनी है, ठीक है,
जो एनुअल रिपोर्ट हमने पढ़ा था कि कमीशन एवरी ईयर एनुअल रिपोर्ट बना के जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पार्लियामेंट के सामने रखाएगा, ये भी इंश्योर करने की जिम्मेदारी मेंबर सेक्रेटरी की होती है। जो फंड है उसका रीअप्रोप्रिएशन कराने के लिए मंत्रालय की अप्रूवल लगती है, तो ये सब भी इसी को कराना है। ठीक है, कमीशन के जो अधिकारी हैं उनको गवर्नमेंट क्वार्टर मिले, ये सारी चीजें। ठीक है, कोई भी ऑफिसर है जो कमीशन का, अगर उसको बाहर विदेश भेजना है डेपुटेशन पे, ठीक है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। ऐसे सारे मैटर मिनिस्ट्री के साथ टेकअप करने की जिम्मेदारी मेंबर सेक्रेटरी की होती है, कमीशन के मेंबर या चेयरमैन की नहीं होती। ठीक है, ये चीज। साथ ही साथ ये बात भी बोली गई है कि ये जो है मेंबर सेक्रेटरी की फाइनेंशियल पावर भी होती है। क्या होगी फाइनेंशियल पावर? चेयरपर्सन अपनी पावर में से जो पावर उसको डेलीगेट कर देगा, मतलब अपनी पावर में से जो पावर उसको दे देगा, वो फाइनेंशियल पावर मेंबर सेक्रेटरी एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन एक बड़ी अच्छी कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, चेयरपर्सन चाहे जितना ही पावर डेलीगेट कर दे मेंबर सेक्रेटरी को, 1 लाख रुपए तक का खर्चा वो अपनी अप्रूवल से कर सकता है, लेकिन 1 लाख से ऊपर का कोई भी खर्चा है उसे चेयरपर्सन से अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात यहां से पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम कितने का अमाउंट का जो एक्सपेंडिचर है वो मेंबर सेक्रेटरी अपने लेवल पे कर सकता है, तो 1 लाख रुपए तक का। ठीक है, चेयरपर्सन ने मेंबर सेक्रेटरी को 10 लाख तक की पावर दे रखी हो, तब भी 1 लाख तक का अगर खर्चा है अपने अप्रूवल के बाद वो उसको कर लेगा, लेकिन उसके ऊपर का है तब भी अपनी अप्रूवल के बाद उसे चेयरपर्सन से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज है। साथ ही साथ जो कमीशन के अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय हैं उनकी अपॉइंटिंग और डिसिप्लिन अथॉरिटी के तौर पे भी मेंबर सेक्रेटरी ही काम करता है। तो यहाँ पे देखेंगे एक्ट में मेंबर सेक्रेटरी के बारे में क्या क्या उसका काम है, ये डिटेल में नहीं था, इसको रूल में डिफाइन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि एक्ट में ये बात लिख दिया गया था कि मेंबर सेक्रेटरी की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, क्या क्या फंक्शन होंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना के डिसाइड करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बना करके डिसाइड कर दिया। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टर्म ऑफ ऑफिस पता ही है कि जो चेयरपर्सन है मैक्सिमम 3 साल तक या मैक्सिमम एज 65 ईयर्स तक अपने पद पे रह सकते हैं। मेंबर का भी हमने पढ़ा था मैक्सिमम 3 साल या 60 ईयर्स। हमने ये भी पढ़ा था कि मैक्सिमम ये 2 टर्म्स के लिए हो सकते हैं और इनका रीनॉमिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर चेयरपर्सन किसी भी कारणवश से अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहे, चाहे वो बीमार हो गए, चाहे किसी भी कारणवश से, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जो अवेलेबल मेंबर्स हैं उन्हीं में से किसी को चेयरपर्सन के तौर पे काम करने के लिए अपॉइंट कर देती है। ठीक है, ये चीज। ये भी हमने पढ़ा था कि अगर कमीशन के चेयरमैन मेंबर को रिजाइन करना हो तो किसको वो एड्रेस करके रिजाइन करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई वैकेंसी चेयरपर्सन या मेंबर की हो गई तो मैक्सिमम कितने दिन में फिल कर देना है? मैक्सिमम 90 डेज में वो वैकेंसी फिल हो जानी चाहिए। ठीक है, ये चीज देखिए सैलरी एंड अलाउंसेज एक्ट में इसके बारे में यह था कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना के जैसा चाहे डिसाइड कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो चेयरपर्सन होंगे कमीशन के उनको कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट समझा जाएगा और जो मेंबर होंगे उनको सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट समझा जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चेयरपर्सन को जो सैलरी मिलेगी वो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर मिलती है और कैबिनेट सेक्रेटरी को जो सैलरी मिलती है वो 2.5 लाख रुपीज पर मंथ मिलती। ठीक है, और जो मेंबर है उनको सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट सैलरी मिलेगी और इनको मिलती है 2.25 लाख रुपीज पर मंथ की सैलरी। ठीक है, तो इनसे इनको इक्वेट कर दिया गया। तो चेयरपर्सन को हर वो एक सुविधा मिलेगी जो कैबिनेट सेक्रेटरी को मिलता है, सैलरी के साथ साथ बाकी चीजें भी। जो मेंबर्स है उनको सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर हर एक सुविधा मिलेगी सैलरी के साथ साथ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हमें ये पहले से ही पता है कि इनका सैलरी एंड अलाउंसेज या टर्म एंड कंडीशन सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही डिसाइड होता है और उसने ही डिसाइड किया है। जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी को महंगाई भत्ता मिलता है, डियरनेस अलाउंस, वैसे ही मेंबर चेयरमैन को भी मिलेगा। कंपनसेटरी सिटी अलाउंस जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी को मिलेगा वैसे ही इनको मिलेगा, क्योंकि इनको एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बराबर ट्रीट कर दिया गया ना। कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ये सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं।
चूंकि इनके इक्विवेलेंस उनको मान लिया गया, तो जो फैसिलिटी इनको मिलती है वो फैसिलिटी उनको मिलेगी। लीव को लेकर के थोड़ा सा प्रोविजन अलग किया गया कि जो चेयरपर्सन और मेंबर होंगे उनको छुट्टियों का हिसाब किताब क्या, इनको जो अर्न लीव, हाफ पे लीव और कम्यूटेड लीव, ठीक है, जो ये हमने जो सीसीएस लीव रूल पढ़ा है ये ऐप पे अपलोडेड है, परीक्षा प्रो ऐप पे देखेंगे तो लीव रूल कंप्लीट हो गया, उस पे अपलोडेड। वहां पे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉय को लेकर के क्या क्लॉजेज है वो सब हमने पढ़ा है, ठीक है। तो लीव के लिए बोल दिया गया कि इनको अर्न लीव, हाफ पे लीव जिसको एचपीएल बोलते हैं और कम्यूटेड लीव जिसको मेडिकल लीव बोलते हैं। ये सीसीएस लीव रूल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो प्रोविजन है वही इनके ऊपर लागू, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए थोड़ा सा अलग है। जब सीसीएस लीव रूल आप पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे ईओएल में परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग प्रोविजन है और टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग प्रोविजन, ठीक है। तो ईएल, एचपीएल और कम्यूटेड लीव के केस में तो इनको परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बराबर इनको ईएल, एचपीएल और कम्यूटेड लीव दिया गया, लेकिन ईओएल के केस में इनको सीसीएस लीव रूल में जो टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो ईओएल का प्रोविजन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का प्रोविजन है, उसके तहत इनको जो है कि लीव मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। सवाल यह है कि लीव सैंक्शन कौन करेगा, ठीक है। तो जो कमीशन के चेयरपर्सन है उनका लीव सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन करेगा, मतलब जो मिनिस्टर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, जो चेयरपर्सन है वो क्या करेगा, मेंबर का और मेंबर सेक्रेटरी का लीव सैंक्शन करेगा, और मेंबर सेक्रेटरी कमीशन के बाकी सारे लोगों के जो उनके नीचे काम करते होंगे उनका लीव सैंक्शन करेगा, ठीक है। तो चेयरपर्सन का लीव सेंट्रल गवर्नमेंट, चेयरपर्सन क्या करेगा, मेंबर और मेंबर सेक्रेटरी का लीव सैंक्शन कर देगा, और मेंबर सेक्रेटरी अपने से नीचे वालों का लीव सैंक्शन करेगा। ट्रेवलिंग अलाउंस ये भी मिलेगा इनको, वही कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के इक्विवेलेंस, ठीक है। और ये अपने खुद के कंट्रोलिंग ऑफिसर होंगे, ठीक है। टीए रूल जब पढ़ेंगे आप, वहां पे जब सर्विस रूल वाले टॉपिक में टीए रूल पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये समझ में आएगा कि कंट्रोलिंग ऑफिसर का मीनिंग क्या होता है। रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, क्या इनको सरकारी आवास मिल सकता है, बिल्कुल मिलेगा। इनकी इंटाइटलमेंट क्या होगी, चेयरमैन की, कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट और मेंबर की सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट। फैसिलिटी टू कन्वेंस, क्या इनको सरकारी गाड़ी मिल सकती है, बिल्कुल सरकारी गाड़ी मिल सकती है, ठीक है। क्या इनको मेडिकल ट्रीटमेंट की भी फैसिलिटी मिल सकती है, बिल्कुल, जैसे सीजीएचएस स्कीम है जो कंट्रीब्यूटरी स्कीम है उसके आधार पे इनको भी मिल जाएगी। इनको एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट ट्रीट किया जाएगा तो उनको मिलेगा। एक चीज और बोल दिया गया, रेजिड्यूरी प्रोविजन, कि अगर इस रूल में कोई ऐसा प्रोविजन जो छूट गया, जो इसमें मेंशन ही नहीं हो पाया किसी भी कारणवश से, न एक्ट में है न रूल में है, ऐसे केस में उस प्रोविजन से रिलेटेड फाइनल डिसीजन कौन लेगा, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये चीज है, तो ये ध्यान रखिएगा। फंक्शन ऑफ द कमीशन, ये एकदम वही चीज है जो एक्ट में मेंशन है, तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, ये आप देखेंगे तो ये सारा कुछ हमने एक्ट में पढ़ लिया है, एकदम जो एक्ट में कमीशन का जो फंक्शन बताया गया है वही चीज रूल में मेंशन कर दिया गया है। प्रोसीजर फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, ये बात भी वहां पे बोली गई थी कि जो कमीशन है वो क्या करेगा, अपने ऑफिस में रेगुलर मीटिंग करता रहेगा और उसकी 2 मीटिंग के बीच 3 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली चूंकि कमीशन की ऑफिस दिल्ली में है तो उनकी मीटिंग दिल्ली में ही होना चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो कहीं बाहर भी अपनी मीटिंग कर सकते। जब भी मीटिंग होगा उनको सेक्रेटरियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने का काम मेंबर सेक्रेटरी का होता है, तो मेंबर सेक्रेटरी भी मीटिंग जरूर अटेंड करेंगे, क्योंकि यही तो एजेंडा बना रहे हैं मीटिंग का, यही एक्शन टेकन रिपोर्ट बताएंगे, यही क्या करेंगे, मिनट्स बनाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मेंबर सेक्रेटरी का होना बहुत जरूरी, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर मीटिंग का कोरम क्या होता है। कोरम माने होता क्या, कोरम माने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जिनके प्रेजेंट होने पर ही मीटिंग होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। हमने पढ़ा था कि कमीशन में टोटल कितने हैं, 7 लोग हैं, एक चेयरमैन और 6 मेंबर। एक्ट में यह बात मेंशन की गई है। इनका कोरम क्या है, 4 है, मतलब एक चेयरमैन और 3 मेंबर के प्रेजेंट होने पर इनकी मीटिंग हो सकती है, ठीक है। तो कोरम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि कमीशन का कोरम क्या है। कमीशन का कोरम है 4 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। चेयरपर्सन को मिलाकर के अगर 4 लोग भी आ गए हैं तो वो मीटिंग कराई जा सकती है, इससे कम है तो मीटिंग नहीं हो सकती,
ठीक है, ये चीज। मीटिंग के मिनट्स के बारे में हमने पढ़ ही लिया कि ये मेंबर सेक्रेटरी के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, जब ये मेंबर सेक्रेटरी मीटिंग को रिकॉर्ड कर लेंगे तो ये क्या करेंगे, चेयरपर्सन से उसकी अप्रूवल लेते हैं, और जब चेयरपर्सन अप्रूव कर देता है तो वो बाकी सारे मेंबर को वो सर्कुलेट किया जाता है मीटिंग का मिनट्स का। अगर कोई मेंबर, मान लीजिए हमने पढ़ा था ना, कमीशन के डिसीजन मेजॉरिटी से होंगे, मतलब जिधर ज्यादा वोट पड़ गया डिसीजन उसी तरीके का होगा, तो बाकी मेंबर जो है डिसेंट भी हो सकते हैं, डिसीजन के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। जो मेंबर कमीशन के डिसीजन के अगेंस्ट होंगे वो मिनट्स के साथ अपना एक डिसेंट नोट भी दे सकते हैं, डिसेंटिंग ओपिनियन, कि वो कमीशन के डिसीजन से क्यों नहीं एग्री करते हैं, वो एक ओपिनियन नोट बना करके देंगे और वो मिनट्स के साथ सर्कुलेट होता है। ठीक है, ये चीज ये भी हमने पढ़ लिया। एक्शन टेकन रिपोर्ट, ये हमने पढ़ा था कि हर एक मीटिंग, जब बाद वाली मीटिंग होगी तो जो मेंबर सेक्रेटरी क्या करेंगे, कमीशन के सामने बताएंगे कि पिछली मीटिंग में जो डिसीजन हुए थे उस पर क्या क्या एक्शन लिए। ठीक है, ये चीज। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस आउटसाइड हेडक्वार्टर, ठीक है, ये चीज ये भी हमने पढ़ा कि नॉर्मली वो अपने हेडक्वार्टर दिल्ली में ही जो है काम करेंगे। जरूरत पड़ने पे अगर कोई पार्टी है जिसको इन्वेस्टिगेट करना है, जिसकी सुनवाई करनी है, उसके लिए जो है कि वो बाहर भी जो है कि जा करके काम कर सकते हैं। एक चीज और बोली गई कि अगर कमीशन को किसी भी मैटर में बेंच का गठन करना पड़ गया तो वो कम से कम 2 मेंबर का जो है कि बेंच बनाएगी, सिंगल बेंच नहीं बनाएगी। किसी मैटर की सुनवाई में अगर उसे बेंच का गठन करना है तो कम से कम 2 मेंबर की बेंच वो जरूर बनाएगी। एक चीज और बड़ी अच्छी दी हुई है, पैनल ऑफ कंसल्टेंट। अब जो कमीशन है 6+1, हर चीज के एक्सपर्ट तो नहीं हो सकते ना, बदलती समय के हिसाब से, बदलती टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए नए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती रहती। ठीक है, एआई का इस्तेमाल करके बच्चों का बहुत ज्यादा शोषण हो सकता है। ठीक है, सोशल मीडिया के जमाने में बच्चों की ट्रोलिंग हो सकती है। अब ये जो लोग 50-60 साल के लोग हैं, ये हर चीज के नहीं एक्सपर्ट हो सकते। ऐसे में क्या है, टाइम टू टाइम जो चैलेंजेज आएंगी कमीशन के सामने, वो उसके लिए उन्हें एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, इसीलिए ये क्या कर सकते हैं कि कमीशन को असिस्ट करने के लिए एक्सपर्ट लोगों का एक पैनल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एकेडमिशियन हो, उसमें रिसर्च से रिलेटेड हो, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के जानकार हो, इन्वेस्टिगेटिव मैटर के जानकार हो, लीगल मैटर के जानकार हो, या सिविल सोसाइटी ग्रुप है, ऐसे लोगों का मिल एक्सपर्ट को लेते हुए पैनल बना सकते हैं, और जैसी जरूरत होगी कमीशन अपनी एडवाइस के लिए इनसे एडवाइस ले सकता है। ठीक है, ये चीज। एनुअल रिपोर्ट के बारे में भी हमने पढ़ा था कि कमीशन क्या करता है, कि एनुअल रिपोर्ट बनाएगा और बना के वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, इसको पार्लियामेंट के सामने रखता है। अब ये कमीशन को कितने दिनों के भीतर ये रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बना के जमा कर देना है, हर साल की 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को इन्हें रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देना है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम रहते उसको जो है कि पार्लियामेंट को वो कर सके। ठीक है, ये चीज। फाइनेंशियल पावर हमने पढ़ा था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो क्या करेगा, ग्रांट देगा कमीशन को, कमीशन को वो ग्रांट देगा। अभी जो कमीशन का जो चेयरपर्सन है, इसको फुल पावर है कि वो इस ग्रांट को खर्चा कर सकता है, और इसमें से वो पावर मेंबर सेक्रेटरी को भी डेलीगेट कर सकता है, जो हमने अभी पढ़ा। लेकिन मेंबर सेक्रेटरी मैक्सिमम 1 लाख तक का ही खर्चा खुद की अप्रूवल से कर सकता है, बाकी के केस में उसे चेयरपर्सन की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, यही चीज बोला गया है कि जो फाइनेंशियल पावर है, कमीशन को जो भी पैसा रिसीव होगा उसको स्पेंड करने की पावर कमीशन के पास है। कमीशन माने चेयरपर्सन के पास। कमीशन का जो चेयरपर्सन है वो सारे पावर एक्सरसाइज कर सकता है, एक्सेप्ट जिस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे रोक रखा हो, इस केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आप इस मामले में खुद जो है कि नहीं डिसीजन ले सकते। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से मैटर होते हैं नॉर्मली, जैसे क्रिएशन ऑफ पोस्ट, कोई भी पोस्ट क्रिएट करना है, इसकी पावर चेयरमैन को नहीं दी गई है। पे स्केल का रिवीजन, ये भी नहीं कर सकते हैं वो। गाड़ियों का प्रोक्योरमेंट, ये भी नहीं कर सकते हैं। रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, कमीशन का कोई भी ऑफिसर बाहर विदेश सेमिनार, कॉन्फ्रेंस या ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता है, इन सब में क्या होगा, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट माने मिनिस्ट्री की अप्रूवल उनको लेनी पड़ेगी। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था
कि चेयरपर्सन चाहे तो अपनी फाइनेंशियल पावर किसी मेंबर को या मेंबर सेक्रेटरी को डेलीगेट भी कर सकता है, लेकिन वही हमने ये बोला ना कि अगर वो पावर डेलीगेट भी करता है तो बिना चेयरपर्सन के अप्रूवल के वो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक ही खर्च कर सकता है। उसके ऊपर की अप्रूवल देने के लिए उसे चेयरपर्सन की ही अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी जो रूल में बताई गई थी। ठीक है, एक्ट अगर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा तो रूल समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो दोनों को मिला के पढ़ लीजिएगा, आपको चीजें समझ लेंगे। अगला हम पढ़ेंगे आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। पहले आरटीई एक्ट पढ़ेंगे, फिर इसी का आरटीई रूल पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज, और उसके बाद हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की शुरुआत करेंगे। ठीक है, ये चीज। तो जो भी लोग अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, परीक्षा प्रो ऐप पर जा करके जो भी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का बैच स्टार्ट हुआ है उसको ज्वाइन कर ले। टाइम बहुत ज्यादा है नहीं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की जो डेट हो, 3-3.5 महीने का जो टाइम है, लग के मेहनत कर दीजिए, क्योंकि बहुत सालों के बाद वैकेंसी आई है और बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। ठीक है, आपके पास अच्छा मौका है, लेकिन हाँ, पेपर यूपीएससी लेता है तो पेपर हमेशा अच्छा बनाता है, तो पढ़ाई भी अच्छी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए, चीजों को समझ करके पढ़िए, जहां डाउट हो चीजों को पूछिए और आपका सब कुछ अच्छे से हो जाए। ठीक है, ओके, बाय।